हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी हमारे एग्जामों में चाहे वनडे हो या सिविल सर्विसेज की हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे की चाहे जितने भी सारी भर्तियां हो या बीपीएससी, इस टाइम तो बीपीएससी में भाई एनसीईआरटी का एकदम ट्रेंड चला हुआ है। एनसीईआरटी से ही प्रश्न बन रहे हैं। एनसीईआरटी के बाहर तो कुछ भी नहीं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए बीपीएससी का, चाहे 6 to 8 का हो, चाहे 1 to 5 हो, चाहे इंटर लेवल हो, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही या एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज से हम लोग एनसीईआरटी क्रमवार चैप्टर वाइज चैप्टर सब हल करेंगे। जैसे आज हम लोग क्लास 9 का विज्ञान का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसमें है जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ का कहने का मतलब ये है कि आप जिन भी तरफ घूम करके देख लीजिए, जो स्थान घेरते हों और जो स्थान घेरते हों, जिनका द्रव्यमान हो, भार हो, ये सभी चीजें, चाहे हवा हो, पानी हो, बालू की रेत हो, कण हो, जो भी चीजें, कोई भी एक चीज, कपड़ा हो, देख लीजिए, वो सभी चीजें क्या है? पदार्थ हैं। तो आइए हम लोग क्रम से अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आइए देखते हैं आगे चैप्टर देखते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, अध्याय 1 है। इसी तरह से हम लोग क्रम से चलेंगे। आज अध्याय 1 कंप्लीट करेंगे, कल अध्याय 2, ऐसे ही सारे चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, आइए क्लास शुरू करते हैं। चलिए, अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, पानी की यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या एक बूंद या रेत की एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। ये कुछ स्थान आयतन घेरती हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को पांच मूल तत्वों में वर्गीकृत वर्गीकृत किया वर्गीकृत किया जिसे जिसे पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं।
पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जैसा कि हमने पहले ही आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने के टाइम बताया कि पदार्थ अनेक कणों के मेल से बना है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतह होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से बने हैं। आइए देखते हैं क्रियाकलाप के द्वारा। क्रियाकलाप 1/1। आइए हम लोग देखते हैं। एक 100 ml का एक बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ठीक है, नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? आप सोचिए, ये कहाँ गायब हो गए? या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तो आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1/1 में दर्शाया गया है। आइए हम लोग चित्र देखते हैं। देखिए, ये रहा चित्र। देखिए, जैसा कि हमने देखा, एक एक जग में या एक गिलास में हमने 100 ml पानी लिया और पानी या जल लिया, जल में नमक मिलाया। ठीक, नमक मिलाने के बाद भी देखिए जल का स्तर वही रहा। ठीक है, फिर हिलाए, फिर जल में नमक का देखिए छोटे छोटे कण जो नमक और जल के कणों के बीच समाहित हो गए। इस चीज को हम देखते हैं। फिर देखिए, ये क्रियाकलाप में डिक्लेरेशन भी दिया है। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। आइए फिर से हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक 1 घन मीटर होता है। आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है। 1 लीटर बराबर 1000 ml या 1 मीटर बराबर 10 पर क्यूब सेंटीमीटर होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 1/2। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर उस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल कर उसे भी 100 ml जल में मिला दें। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है? क्या जल अब भी रंगीन है? तो आगे देखिए क्या है, जल अभी रंगीन है कि नहीं। देखिए,
100 ml पानी हम लोगों ने लिया, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाया, फिर इसमें से 10 ml निकाला और फिर 100 ml पानी में इसको डाला। ऐसे ही क्रियाकलाप को 7 से 8 बार करनी है। उसके करने के बाद भी आप देखिए कि ये पानी अभी रंगीन है। तो आइए देखते हैं। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत छोटे से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी इसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, टिटाल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्रियाकलाप 1.3 में देखते हैं। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? अपने प्रक्षेपण को नोट करें। बोलिए। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डालें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने प्रक्षेपण को नोट करें। आगे। स्याही की एक बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने कितने दिन या घंटे लगते हैं? आइए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 1.0 एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक ओर रख दें। हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता
इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्योंकि और कैसे? उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों 1.3, 1.4 और 1.5 में से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। आइए आगे देखते हैं। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण क्या है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं। क्रियाकलाप 1.6 देखते हैं। इस खेल को एक मैदान में खेले आगे बताए गए ढंग से चार समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईल मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लें। देखिए ये ये चित्र 1.3। आइए आगे देखते हैं क्या करना। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरी समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करें। इस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? क्रियाकलाप 1.7 आइए देखते हैं। एक लोहे की कील, एक चाक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसमें भंगूर करने का प्रयास करें। भंगूर मतलब छोटे छोटे कण या उसको बारीक करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? इस क्रियाकलाप को विनोद करें। आइए क्रियाकलाप 1.8। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। आइए कुछ प्रश्न जान लेते हैं हम लोग। आइए
चलिए देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी पदार्थ है, वायु पदार्थ है, गंध पदार्थ नहीं है, घृणा पदार्थ नहीं है, बादाम पदार्थ है, विचार पदार्थ नहीं है, शीत पदार्थ है, नींबू पानी पदार्थ है, इत्र की सुगंध। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, इत्र की सुगंध। इत्र जैसे ये जो इत्र है एक डब्बे में भरा हुआ है या बोतल में भरा हुआ है, तो उसे छिड़काव करेंगे, देखेंगे एक बार कण के हिसाब से वो बाहर आएगा, तो वो पदार्थ है। लेकिन उसकी सुगंध कितना अच्छा है, तो मतलब ये पदार्थ नहीं है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से डिफाइन कर पा रहे होंगे इस चीज को। ठीक है, तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी का पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? आइए हम लोग आगे देखते हैं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ अपने तीन रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये ठोस अवस्था, क्रियाकलाप 1.9। निम्नलिखित वस्तुओं को एक चित्र एकत्रित करें। पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। चलिए आगे देखते हैं। उन वस्तुओं को एकत्रित करने के बाद इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर उनके आकार का रेखाचित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने और गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है? देखिए उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए सकते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस? आइए विभिन्न प्रकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्योंकि ये सभी ठोस हैं ही हैं, क्योंकि
बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। आइए आगे की स्लाइड में हम लोग देखते हैं द्रव अवस्था क्रियाकलाप 1.10 या 1.10। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें: जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? इसकी एक द्रव का 50 ml मापक विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? परीक्षण से हम यह पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। ये आगे देखते हैं, अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल की खुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस के अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। क्रियाकलाप 1/11 मतलब चैप्टर 1 का 11वां क्रियाकलाप। 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रबर के कार्क
से बंद कर दें जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चाक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें और पिस्टन की सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। पिस्टन रबर का कारक या गैस भरा हुआ। आपने क्या देखा? किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया? अपने परीक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया? हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता कंप्रेशन काफी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़न प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस की अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर से संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कारण और दूर भी जा सकती है। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे आसपास कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों की विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण अन्य गैसों का विसरण बहुत तीव्र से होता है। जैसा कि देखिए, ये ठोस है, द्रव और ये गैस। चित्र में देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन के दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ये प्रश्न देख लेते हैं। पहला, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा।
पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। कारण बताएं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्या होता है। चलिए, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अपने अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। आइए, ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जलवाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? आइए, तापमान परि तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन का प्रभाव क्रियाकलाप 1.12। चलिए दोस्तों, एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें और 1.6 के अनुसार चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हुए गर्म करें। हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने न लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखे रहें जब तक कि अधिकतर जलवाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिस
क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अपने परीक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। आइए देखिए, लोहे का स्टैंड है, थर्मामीटर और कांच की छड़। कांच की छड़, ये बीकर है, ये बर्फ बर्फ के टुकड़े इसमें डाले गए हैं और बर्नर की सहायता से हम इसको हीट कर रहे हैं। ऐसे ही करना है। अब तो लाइव क्लास में है नहीं, ऐसे नहीं तो दिखा देते। ठीक है, देखिए। बर्फ का जल बदलने की प्रक्रिया जल से जलवाष्प में बदलने की प्रक्रिया। न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ को गलनांक 273.15 के है। बर्फ का गलनांक 273.15 के है। गलने की गति प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन संगलन नोट नोट में देखिए क्या है। ताप तापमान की अंतर्राष्ट्रीय स्थायी मात्रक केल्विन 0C बराबर 273.15 के होता है। सुविधा के अनुसार हम 0.0 डिग्री सेल्सियस बराबर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 के ही मानते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 जोड़ देना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए फिर से देखते हैं हम लोग आगे। भी कहते हैं किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती, तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में उस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, यह माना जाता है कि यह बीकर में दी गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ का अभिप्राय गुप्त का अभिप्राय
छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर वायुमंडलीय दाब पर वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम 1 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे संलग्न प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस 273 पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। चलिए, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 के 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 100 बराबर 373 के होता। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया। तीन सौ तिहत्तर के कोष्टक में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प वाष्प चलिए आगे देखते हैं। वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठोस अवस्था देखिए, ठोस अवस्था ऊष्मा द्रव अवस्था फिर गैस अवस्था, फिर इधर से शीतलता देते हो द्रव अवस्था फिर ठोस अवस्था में। चलिए आगे देखते हैं।
अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वाष्प ठोस में बदल जाते हैं। देखिए क्रियाकलाप 1.13। थोड़ा सा कपूर लें और उसे चूर्ण करके चीनी की प्याली जिसमें डाल दें। एक कीप को उल्टा करके उस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, जैसा कि चित्र 1.7 में दर्शाया गया है। अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें। चलिए चित्र को देखते हैं क्या है इसमें, और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, जैसे कि पूरा चित्र हम लोग को आसानी से दिख सके। ठीक, दिख रहा है सबको? आइए देखते हैं। कपूर का ऊर्ध्वापातन, ये बर्नर है। ठीक, चीनी मिट्टी का प्याली, ये है चीनी मिट्टी की प्याली। ठीक, ठोस बना कपूर, यहाँ पे देखिए ये जाम है। उल्टा रखा हुआ कीप, कीप को उल्टा रखा गया है और रुई का टुकड़ा ऊपर से बंद। जैसे मान लीजिए तेल, आप लोगों गांव में रहे होंगे तो पहले एक किप्पी होती थी पहले तेल भरने के लिए, ऐसे इस प्रकार की बनी होती थी, जैसा कि दिख भी रही है। देखिए ऐसे होता था ये, तो वैसे ही है। और ये बर्नर है, जिसमें से आग जल रही है ये। और ये उल्टा करके यहाँ पे एक रुई का टुकड़ा रखा गया है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे ऐसे किनारे पे ये जाम है। क्या जाम है? रुई। ठीक है, तो आगे देखिए। चलिए आगे देखते हैं, जैसा कि आपने चित्र देखा और पढ़ा भी। चलिए आगे देखते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? चलिए देखते हैं।
देखिए, दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। जैसे देखिए, ये सिलेंडर है और ये गैस और इसमें पिस्टन। अब फिर पिस्टन देखिए, दाब यहाँ बढ़ाया गया है तो थोड़ा सा और ये इसका कम हो गया है, समीप आ गया है और थोड़ा सा बल लगाया गया है, इसको एकदम से पास में कर दिया गया है। ठीक है, आइए। चलिए देखते हैं। दाब के बढ़ाने पर तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। दाब के बढ़ाने पर तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि देखें, यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। ठीक है, आइए चित्र के अनुसार हम लोग समझते हैं। तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतर रूपांतरण ठोस उर्ध्वपातन से गैस में परिवर्तित हो गया और गैस निक्षेपण से गैस अगर सीधे ठोस में आता है, जैसे देखिए मिस्टेक हो गया है, सॉरी। ठोस अगर डायरेक्ट गैस में जाता है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होता है तो उसे निक्षेपण कहते हैं। और गैस सीधे द्रव में परिवर्तित होता है तो उसे सघन कहते हैं और द्रव सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो संगलन कहते हैं और द्रव ठोस में परिवर्तित होता है तो उसको जमना कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न क्या है। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। 300 के और 573 के। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? वायुमंडल में गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। आइए, एटमॉस्फेयर गैसीय दाब की मापन का मात्रक है। दाब का SI मात्रक पास्कल है। 1 एटमॉस्फेयर बराबर 0.01 × 10⁵
पास्कल होता है। वायुमंडल में वायु का दाब, वायुमंडल में वायु का दाब, वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडल दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। गीले कपड़े सूख जाते हैं, इन दोनों उदाहरणों में जल क्या हुआ? गीले कपड़े सूख जाते हैं, इन दोनों उदाहरणों में जल क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे के कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझते हैं। क्रियाकलाप 1.4। ठीक है, चलिए, एक परख नली में 5 ml जल लें और इसमें खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। फूली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। फूली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रख उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दें। कमरे का तापमान नोट करें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें। बारिश के दिन इन क्रियाकलापों को करके अपने प्रेक्षण लिखें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान तापमान का प्रभाव सतह पर क्षेत्र और वायु की चाल। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जलवाष्प की
मात्रा घट जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण है होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आप आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास की ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन या नाखून पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपने हथेली पर गिराते हैं तो होता क्या होता है क्या होता है? इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह की शीतलता बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में सूती कपड़े हमें क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसूत ऊष्मा के बराबर वाष्प ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर में अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल शीतल हो जाता है। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। आइए, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों आती हैं? किसी बर्तन में हम बर्फीली जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, आप लोग इसका हल ढूंढ लीजिएगा या कर भी लेंगे आप लोग। कप की अपेक्षा प्लेट में हम बर्फ, गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? जैसा कि अभी हमने पढ़ा है आप लोग को, गर्मियों में हमें सूती कपड़े सूती सूती कपड़े ठीक है। आइए देखते हैं।
आपने क्या सीखा? द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव्य तीन अवस्थाओं में विद्यमान होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का अधिक स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए यह अधिकतम किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती है। ठोसों के लिए उनके कणों की अवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल व संकलित हो सकती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता और इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अतः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस और गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। निक्षेपण प्रक्रम निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाती। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव की अवस्था में वाष्प में परिवर्तित होते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच में परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है: सतही क्षेत्रफल, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है; तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 केजी द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रयोग प्रयोग होती है। ठीक है। संलग्न की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 केजी ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। कुछ मापने योग्य राशियां और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। आइए तो देखते हैं। राशि, मात्रक और प्रतीक। तापमान केल्विन, प्रतीक के लंबाई का मात्रक मीटर, मात्रक एम, संहिता या भार, संहिता किलोग्राम या केजी, भार का न्यूटन मात्रक होता है और एम प्रतीक होता है। आयतन का मात्रक घन मीटर और एम क्यू होता है इसका प्रतीक। घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर, केजी एम टू द पावर माइनस क्यू। दाब पास्कल पीए इसका मात्रक होता है। नीचे प्रश्न है, ये सब आप लोग
ठीक है दोस्तों, तो सेशन हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो या आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।